बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा स्टूडेंट्स, लास्ट टाइम हमने डिस्कस किया था सप्लाई चेन पार्टनरशिप, और इसके अलावा जो था हमने लेवरेजिंग टेक्नोलॉजी के बारे में पढ़ा था। और साथ साथ में हमने ये भी डिस्कस किया था कि हम सप्लाई चेन फैसिलिटेटर को कैसे इस्तेमाल करते हैं, और उसमें थर्ड पार्टी लॉजिस्टिक का और फोर्थ पार्टी लॉजिस्टिक का क्या किरदार है। और उसमें हमने ये भी पढ़ा था कि उसमें क्या क्या इश्यूज आते हैं और उसके लिए बैरियर क्या है, मतलब उसमें पॉलिटिकल कंसिडरेशन क्या है, उसकी रेगुलेटरी क्या है, और उसमें जो टेंशन आती है। मतलब अगर आप देख लें तो हमारे जो पॉलिटिकल गवर्नमेंट के कोई भी मसले आते हैं तो उससे सप्लाई चेन कैसे इम्पैक्ट उस पर आता है, कौन सा इफेक्ट उस पर आता है, और कौन कौन से उसके बैरियर है। तो लास्ट टाइम हमने वो डिस्कस किए थे। आज हम पढ़ेंगे सप्लाई चेन में और यू लॉजिस्टिक। व्हाट यू मीन बाय लॉजिस्टिक? असल में लॉजिस्टिक आपका जो है सप्लाई चेन का ही एलिमेंट, और सबसे ज्यादा आप कह सकते हैं कि जब आप की पैकेजिंग होती है, आप जब स्टोरेज करते हैं, आप हाउसिंग करते हैं, तो उसमें सबसे ज्यादा जो अहमियत हासिल है वो लॉजिस्टिक को ही हासिल है। और लॉजिस्टिक इज द इंटीग्रल पार्ट ऑफ सप्लाई चेन मैनेजमेंट। उसको समझने के लिए हम उसका पहला इकोनॉमिक इम्पैक्ट देखते हैं। व्हाट डू यू मीन बाय इकोनॉमिक इम्पैक्ट? हमें ये डिस्कस करना बहुत ज्यादा जरूरी है, और सबसे ज्यादा अहमियत ये रखता है जब आप एक मैक्रो इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव को जब आप उठाते हैं। और मैक्रो इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव में आप ज्यादातर बात जो करते हैं वो जीडीपी की करते हैं। जीडीपी से क्या मुराद है? ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट से मुराद ये है कि जितने भी आपका प्रोडक्शन होता है किसी भी मुल्क में फॉर द 1 ईयर, जब आप 1 ईयर में जितना ही प्रोडक्शन करते हैं उसको आप एक्सपोर्ट करते हैं या आप वो अपने लोकल लेवल पे आप करते हैं, तो ये आपका ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट जीडीपी बनता है, जो कि एक मुल्क की इकोनॉमी के बारे में बता देता है कि यार इसकी जीडीपी क्या है इस मुल्क की, और इसकी वर्थ क्या है। इसमें दो और चीजें में हैं जो हम इकोनॉमिक्स पर्सपेक्टिव जब डिस्कस करते हैं तो उसमें हमारे पास जीएनपी आ जाता है, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, क्योंकि वो हम अंदरूनी मुल्क की बात करते हैं, वही जो मैंने पहले बता दिया। और जीडीपी जो क्या है, वो आपका आप कह सकते हैं कि आपकी इकोनॉमी के लिए सबसे बेस्ट जो वो है वो आपका जीडीपी है। वो आपको आपकी इकोनॉमी के बारे में बताता है, आपके मुल्क की वर्थ के बारे में बताता है। तो लॉजिस्टिक जो है उस सबसे ज्यादा आप कह सकते हैं कि किसी भी मुल्क की इकोनॉमी के लिए बहुत अहम किरदार अदा करता है। उसमें से हमने कुछ ममालिक को उठा लिया है कि इसका जो कॉस्ट है उस मुल्क के लिहाज से कितना है, मतलब लॉजिस्टिक पे कितना वो इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं और क्यों कर रहे हैं। ठीक है ना? क्योंकि लॉजिस्टिक इज द पार्ट ऑफ एससीएम, सप्लाई चेन मैनेजमेंट, और उसको हम क्यों पढ़ते हैं और लॉजिस्टिक क्यों इसके लिए बहुत ज्यादा अहमियत है। तो उसमें से कुछ ममालिक का जो है मैंने एक टेबल उठा लिया है जिसको आप देख सकते हैं, द कॉस्ट ऑफ बिजनेस लॉजिस्टिक सिस्टम इन रिलेशन टू कंट्रीज ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। और आप देख लें कि यूनाइटेड स्टेट्स का कितना जो है आपका जीडीपी पे लग जाए, मतलब आपका लॉजिस्टिक जो है कितना वो कंट्रीब्यूट करते हैं जीडीपी, और उसका कितना कॉस्ट आता है। ठीक है? और आप देख ले तो 8.5 है, इस तरह ब्राजील में 12.0 है, साउथ अफ्रीका में क्या है 12.8 है, इसी तरह इंडिया में कितना है 13 है, फिर चाइना में 18.0, और इसी तरह वियतनाम 25 और इंडोनेशिया 27। तो अगर आप देख लें कितना वो कंट्रीब्यूट करता है, मतलब आपकी जीडीपी में लॉजिस्टिक एज अ परसेंटेज ऑफ जीडीपी। तो वो जी अपना माइक ऑफ रख के अगर कोई क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हैं। ठीक है? तो ये है कि हमारे जितने भी ममालिक हैं, मतलब यूनाइटेड स्टेट्स हैं, ब्राजील है, साउथ अफ्रीका है, इंडिया है या चाइना है, तो उसका कितना परसेंट जीडीपी जो है वो लॉजिस्टिक्स। तो यूनाइटेड स्टेट्स का 8.5% है, ब्राजील का 12 है, साउथ अफ्रीका का 12.8 है, इसी तरह इंडिया का 13 है और चाइना का 18.0 है। ये मैंने तकरीबन 3-4 साल पुराना डेटा है, इसमें हम चेंजेस आपको मैं और भी बता सकता हूँ, लेकिन थोड़ा सा आपको मैं ये बता रहा था कि ये जो जीडीपी के लिए कितना कंट्रीब्यूट करता है लॉजिस्टिक्स के बारे में मैंने बता दिया। अब आपका इकोनॉमिक इम्पैक्ट कैसे आता है जब आप लॉजिस्टिक को पढ़ते हैं और उसमें जीडीपी को जो है ज्यादा आप देखते हैं, तो उसमें लॉजिस्टिक की क्या अहमियत है और लॉजिस्टिक को हम क्यों एज अ कंपोनेंट पढ़ते हैं, और उसके लिए
फिर हम ये क्यों देखते हैं कि यार हमारे लिए ये बहुत ज़्यादा कॉस्ट इफेक्टिव है, कॉस्ट इफिशिएंट है, और उसमें आप ज़्यादा से ज़्यादा जो है आप ट्रांसपोर्टेशन की भी जब बात करते हैं तो उसमें आप देखते हैं कि ई-कॉमर्स मार्केट में सबसे ज़्यादा अहमियत कौन होता है? तो आजकल जो आप लोगों ने अगर शायद पढ़ा हो बीआरआई, बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव, क्योंकि हमारा सीपेक पे इसी का पार्ट है, बीआरआई का, बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव का। तो उसमें ये लॉजिस्टिक की अहमियत क्या है? क्योंकि ये जो हम अभी कर रहे हैं, ये जो सीपैक बना रहे हैं और उसके लिए इतना हम जो है रोड बना रहे हैं, हम इतना जो है मतलब एक इस तरह का रूट बना रहे हैं, जिससे सारे ममालिक जितने भी मिडल ईस्ट हैं, यूरोप है, कितना फ़ायदा उसको हो रहा है। तो लॉजिस्टिक की इसमें ज़्यादा अहमियत है और उसमें सप्लाई चेन की बड़ी अहमियत है। वो इसीलिए कि जितना आपका ये नेटवर्क रहेगा, आपका ये जितना भी हाईवे ट्रांसपोर्टेशन इसी तरह रहेगा, तो आपको ज़्यादा मतलब कॉस्ट एफिशिएंसी यहाँ पे आएगी। क्योंकि अगर आप फ्लाइट पे उसको भिजवा रहे हैं या किसी और तरीके से, फिर अगर आप पाकिस्तान आ गए, पाकिस्तान से इस तरफ जाएगा मतलब अफ़गानिस्तान, और अगर इसी तरह एक रूट नहीं है, एक आपने रूट डिसाइड नहीं किया, तो एक जगह पे रुकेगा, दूसरी जगह पे रुकेगा तो थोड़ा-सा मसला होगा। तो इसीलिए फिर इसमें जो है आपका एक हाईवे का ट्रांसपोर्टेशन का होना ज़रूरी है। इसलिए बीआरआई क्या कर रहा है, हर ममालिक जितने भी मुल्क हैं मतलब श्रीलंका है, इंडोनेशिया है, वहाँ पर वो रूट बना रहे हैं और वहाँ पर इस तरह के पोर्ट, ड्राई पोर्ट और सी पोर्ट बना रहे हैं ताकि वहाँ पर वो उसके लिए आसानी हो कि वो जितना भी अपने प्रोडक्ट्स हैं, किसी तरह वो दूसरे ममालिक में वो आसानी से पहुँचा सकें। तो कंपनी जितना भी आप चाइना को उठा लेते हैं या जितनी भी आप कंपनीज़ को उठा लेते हैं, तो उसका मकसद ये होता है कि किसी तरह इस तरह का एक नेटवर्क बन जाए, जो हमारे लिए बहुत फ़ायदेमंद हो। तो उसमें लॉजिस्टिक का जो है लॉजिस्टिक्स चूँकि मैंने पहले बता दिया, ज़िक्र किया कि ये इट इज़ द इंटीग्रल पार्ट ऑफ सप्लाई चेन, ठीक है? तो हम इसको क्यों पढ़ते हैं और उसको ई-कॉमर्स के साथ क्यों एसोसिएट करते हैं? ठीक है, अगर आप किसी फैशन इंडस्ट्री में देख लें या फैशन कॉमर्स में देख लें, तो आजकल बड़ा आप देख रहे हैं कि इसको आप सही तरीके से वो नहीं कर रहे हैं, ठीक है? मतलब वो एंटरटेन सही तरीके से नहीं हो रहा। और इसी तरह अगर आप देख लें तो लॉजिस्टिक का जो है कहाँ पर इनएफिशिएंसी आ रहा है, और वो अगर आप देख लें तो ज़्यादातर आपका पुअर रोड्स की वजह से और इंफीरियर ट्रांसपोर्टेशन इक्विपमेंट की वजह से आपका जो है लॉजिस्टिक को ज़्यादातर चैलेंजेस मिल रहे हैं, ठीक है? तो अब इसमें 2-3 चीज़ें और भी हैं। अगर आप मैक्रो लेवल पे देख लें, मैक्रो लेवल पे, तो इंडिविजुअल मतलब जो आपके कंज्यूमर्स होते हैं, वो कहाँ पर देखते हैं। अब उसमें कुछ चीज़ें इस तरह होती हैं कि आप यूटिलिटी की बात जब करते हैं, मतलब आपकी वांट्स क्या है? वांट्स क्या है? आप क्या देखना चाहते हैं और आप किसी चीज़ को ज़्यादा तरजीह देते हैं, तो उसमें पहले सबसे पहले हम उस यूटिलिटी को देखते हैं। अब क्योंकि हमारी इकोनॉमिक यूटिलिटी सबसे पहले आ जाती है कि उसमें आपका कौन-सा चीज़ किस टाइम पे, किस जगह पे और किस शेप में आपको मिलना चाहिए। तो आपके वो 3-4 यूटिलिटीज़ बन जाते हैं। एक तो आपकी इकोनॉमिक यूटिलिटी बन जाती है कि आपको इस प्रोडक्ट की यूज़फुलनेस क्या है, उसकी अहमियत क्या है और उसको आप क्यों चाहते हैं। तो उसमें फिर आपके पास जो है वो 4 टाइप्स ऑफ इकोनॉमिक यूटिलिटी आ जाती है। पोज़ीशन यूटिलिटी, फॉर्म यूटिलिटी, टाइम यूटिलिटी एंड प्लेस यूटिलिटी। इसको हम थोड़ा-सा आगे और भी डिस्कस करते हैं। पोज़ीशन यूटिलिटी, अब इसको हम किस वजह से लेते हैं कि जब कस्टमर एक चीज़ को ज़्यादा तरजीह देता है और वो उससे ज़्यादा वो आप कह सकते हैं कि इन्फ्लुएंस हो जाता है और वो इस प्रोडक्ट के साथ फिर एक एसोसिएशन मतलब वो कहता है कि यार बस मैंने ये प्रोडक्ट लेना है। पोज़ीशन यूटिलिटी में क्या होता है कि आप किसी चीज़ की यूज़फुलनेस देख लें, ठीक है? अब आप देख सकते हैं कि अब इसकी मिसाल मैं आपको देता हूँ कि यार क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप किसी पोज़ीशन यूटिलिटी को देखते हैं, तो कस्टमर जब एक चीज़ खरीदता है, तो उसके लिए वो कैश और वो नहीं लगता, कोई कैश इक्विवेलेंट चीज़ नहीं लगता, ठीक है? अच्छा, मैं आप लोगों से एक सवाल करूँगा, आपका किसी इस तरह के एक शॉप में मतलब आप एक चीज़ को जब ज़्यादा अहमियत देते हैं, तो उसमें आपका कौन-सा पोज़ीशन यूटिलिटी में आया हुआ है? कोई भी आपका कोई एक मिसाल, अगर आप कोई खरीदारी कर रहे हैं, तो वो कौन-सा चीज़ है जो आपका इस यूटिलिटी में आया हो? जी, कोई एक बताइए। जी, इनायतुर रहमान, आप बता सकते हैं इसके बारे में?
हेलो जी इनायत। हेलो, अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम जी, आप बता सकते हैं इसके बारे में? हाँ सर, अगर इस तरह अगर हम ब्रांड रिलेटेड ले ले तो ब्रांड में भी हम ले सकते हैं। मतलब अगर कोई चीज़ हो इंडिविजुअल बेस पे भी हम ये ले सकते हैं, और सर माइक्रो लेवल पे भी ये ले सकते हैं और मैक्रो लेवल पे भी ले सकते हैं। जिस तरह कंट्रीज के बीच में जो तिजारत होती है, इस तरह अगर आप देखें तो जो चाइना इकोनॉमिक कॉरिडोर, जो पाक अफगान ईरान और इस तरह ये जो तेल के जो ज़खायर थे उससे ले रहे थे सर, तो वो हमको सस्ता पड़ रहे थे। जी मतलब वो हमको सस्ता पड़ रहे थे, वो हम चाहते हैं कि उससे ले ले। इस तरह फिर वो अफगान वार की वजह से वो फर्दर मतलब उस पे काम नहीं हुआ। इस तरह अगर हम पोजीशन की बात करें, टू बी कंसर्न विद समथिंग, जिस तरह के अगर हम सोचते हैं कि हमने ये कोट लेना है तो मैं किधर ले लूँ, डे टू डे में मैंने लेना है, जी तो जी, मैं एक मैं पोजीशन है। पोजीशन यूटिलिटी की ये बात कर रहा हूँ कि यहाँ पर एक चीज जब आप लेते हैं तो वो फिर आपके लिए फायदेमंद होता है। जिस तरह मैंने क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड का मिसाल यहाँ पे दिया है ना, तो वो आपके लिए जी 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 फायदेमंद सर। है कि आप फ्यूचर में इस्तेमाल, अगर आपके पास कैश है, कैश तो वन टाइम आपका इस्तेमाल हो जाता है, फिर आपका वो खत्म हो। लेकिन ये क्रेडिट कार्ड जो क्या होता है कि आपके पास कुछ इस तरह की टर्म्स पॉलिसी आपसे डिसाइड की हो और आप फ्यूचर उसको इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। इसलिए मैंने क्रेडिट कार्ड, जी इसी जी तरह आप किसी और चीज को भी उठा सकते हैं, मतलब गाड़ी का भी उठा सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर आप कोई ट्रक लेते हैं, ट्रक, तो ट्रक तो आप इस तरह नहीं लेते कि यार ले लिया और फिर मैं अपने पर्सनल बेनिफिट्स के लिए इस्तेमाल, आप इसलिए लेते हैं कि आप फ्यूचर में मतलब अपने बिजनेस के लिए इस्तेमाल करें ना। ट्रक को आप इस तरह इस्तेमाल नहीं करते कि आपने ले लिया और अपने पास रख, तो आप क्या कर रहे हैं, उसी ट्रक को क्या कर रहे हैं, उसको आप बिजनेस के लिए इस्तेमाल करें, तो वो आपको फायदा दे रहा है। तो वो चीज जो आपको फिर फायदा दे उसको आप इस्तेमाल करें। मतलब आप लैपटॉप है, जिस तरह मेरे लिए एक एज ए टीचर, जब मैं लैपटॉप इस्तेमाल कर रहा हूँ आपको लेक्चर डिलीवरी के लिए, तो ये क्या है मेरे लिए, पोजीशन यूटिलिटी पोजीशन। और वो इसीलिए कि मैं उससे कुछ फायदा ले रहा हूँ, उस पर फॉर एग्जाम्पल मैं कमा रहा हूँ और आप लोगों से बात कर रहा हूँ, जो भी है उसको मैं अपने फायदे के लिए इस्तेमाल कर रहा हूँ, जो आपके लिए कोई फायदा दे। इसलिए वो कहते हैं कि कोई यूजफुलनेस हो, ठीक है ना। सर इसको हम सर इसको हम एसेट्स कह सकते हैं। जी जी, आपकी एसेट्स हैं, ये तो है आपका एसेट, आपके एसेट हैं, लेकिन ये एक किस्म की आपकी यूटिलिटी, मतलब आपके जो वांट्स है ना वो फुलफिल तो कर रहा है। जी, आप समझ गए कि नहीं? अच्छा सर। जी जी सर जी। यही मैं आपको बता रहा था कि आपके जो वांट्स है, जो नीड्स है, वो आपके फुलफिल कर सके, तो इसलिए आप इसको कहते हैं कि यूजफुलनेस में आता है, और ये जो है सबसे ज्यादा जो है आपके लिए अहमियत है, ठीक है। ओके सर। अब आते हैं थोड़ा सा फॉर्म यूटिलिटी की बात करते हैं। व्हाट डू यू मीन फॉर्म यूटिलिटी? कि प्रोडक्ट्स बीइंग इन द फॉर्म, मतलब आप उसको यूज भी कर सकते हैं बाय कस्टमर्स, एंड इज ऑफ वैल्यू टू द कस्टमर, और कस्टमर के लिए भी वैल्यू रखता है। मतलब आप एक ऐसा डिजाइन बना लो एक प्रोडक्ट की, जो आपकी एक स्पेसिफिक क्लाइंट्स की या कस्टमर्स की नीड्स एंड वांट्स को फुलफिल कर सके, ठीक है ना, और उसको वो फीचर्स ऑफर करे जो उसकी जरूरत है। मतलब आप इस तरह की कोई प्रोडक्ट उसको दे दें ताकि उसका जो ज़रूरत है वो फुलफिल हो जाए, तो ये फॉर्म यूटिलिटी कहलाता है। एक तो आपने पोजीशन जो आपको ले लेते हो और आप फ्यूचर में इस्तेमाल करते हैं, लेकिन आप कस्टमर की जो वांट्स है उसी हिसाब से अगर आप कोई चीज़ बना लें, तो फिर उसके लिए वो फ़ायदेमंद हो, उसके लिए नुकसानदेह ना हो, तो वो क्या है, वो फॉर्म यूटिलिटी में आता है। मैंने आपको एक मिसाल यहाँ पे दिया है, वो आपको डाइट कोला, मतलब डाइट का जो भी है, स्प्राइड है, जो भी है, और वो डाइट मतलब या शुगर फ्री है, तो वो अगर आप ऑफर करते हैं तो जितने भी आपके मरीज हैं जो भी है ना, तो वो जब लेते हैं तो उसके लिए कोई नुकसानदेह नहीं है, मतलब इस तरह का, तो वो शुगर नहीं है ना, मतलब उसमें शुगर नहीं है, तो आप शुगर फ्री जब उसको देते हैं या डाइट कोला देते हैं तो क्या होता है, उसको वो नुकसान से बच जाता है। तो ये क्या है, एक किस्म की जो है आप सोसाइटी में उसको नीड्स एंड वांट्स के मुताबिक जो है वो चीज जब आप ऑफर करते हैं, तो वो क्या होता है, फॉर्म यूटिलिटी बन जाता है। एक पोजीशन यूटिलिटी में आता है और एक फॉर्म यूटिलिटी में आता है, कि आप कस्टमर को देख के और उसकी वैल्यू जान करके उसको वो चीज जो है वो ऑफर करे, वो फॉर्म यूटिलिटी का।
उसमें कुछ आप और मिसाल भी ले सकते हैं। आप इस तरह के फूड में भी ले सकते हैं, आप इस तरह जो है किसी और प्रोडक्ट्स में ले इस तरह के आप लेडीज़ के लिए जो अ, क्या कह सकते हैं कि आप मेकअप वग़ैरह, उसके हिसाब से अगर आप दे दें, तो वो फ़ॉर्म यूटिलिटी में आ जाता है, ठीक है? इसी तरह अगर आप गाड़ियों में भी इसी तरह होता है कि फ़ॉर्म यूटिलिटी हिसाब से आता है कि अगर आप किसी को माज़ूर है, तो उस हिसाब से अगर वो चीज़ जो है वो गाड़ी उसके हिसाब से बन जाए। जिस तरह आप लोग मोटरसाइकिल तो देखे होंगे ना, कि मोटरसाइकिल तो माज़ूर बंदे वो इस्तेमाल नहीं करते, उसके लिए वो 3 पहियों वाला जो है मोटरसाइकिल वो बना लेते हैं। अगर आप लोगों ने देखे हो उस हिसाब से, तो वो फ़ॉर्म यूटिलिटी में आ जाता है, ठीक है? तो आप क्या करते हैं कि इस तरह के मुख्तलिफ़ चीज़ें जो है, जो आप वांट्स और नीड्स उसके देख के उसको ऑफ़र करें, तो वो किस चीज़ में आता है? फ़ॉर्म यूटिलिटी में आता है। फॉर्म यूटिलिटी। जी, जी। अब आते हैं थोड़ा-सा प्लेस यूटिलिटी। प्लेस यूटिलिटी क्या है कि आपके पास वो प्रोडक्ट्स होनी चाहिए और कहाँ पर होनी चाहिए? जहाँ पर उसकी ज़रूरत हो। वो तो अब पहले हमने डिस्कस किया, एक तो पोज़ीशन का, यार वो फिर उसको फ़ायदा देता है, वो उसको जो है यूज़फुलनेस हो। दूसरे में हमने ये डिस्कस किया कि वो जो आप फ़ॉर्म की वज़ह से मतलब उसको वो चीज़ इस तरफ से ज़रूरत है, मतलब उसको डाइट कोला चाहिए, तो वो उस फ़ॉर्म यूटिलिटी की वज़ह से हमने वो किया। अब यहाँ पर आपने क्या करना है कि कहाँ पर ऑफ़र करना है और कहाँ पर उस बंदे को ज़रूरत है। एक तो हमने फ़ॉर्म के बारे में बताई है, दूसरा हमने पोज़ीशन के बारे में बताया। अब जो ज़रूरत है आप वेयर के बारे में सोच रहे हैं, कि आप कहाँ पर ज़रूरत है, कि आप 1 पॉइंट से लेकर दूसरे पॉइंट तक आप इस चीज़ को आप फ़राहम कर सकें। अब फ़ॉर एग्ज़ाम्पल मैं कहता हूँ कि डाइट कोला। अब सोडा से आप यहाँ पे आ रहे हैं, तो इसका क्या मतलब है कि आप इसको वेयरहाउस में वो कर रहे हैं। अब आप ये भी कह सकते हैं कि इसमें प्लेस यूटिलिटी में ये क्या है कि आप एक ऐसी जगह पर वो चीज़ ऑफ़र करो जो आपके लिए आसानी से अवेलेबल हो। मतलब आप एक नज़दीक हो, प्लेस यूटिलिटी का मतलब भी यही है कि आप किसी चीज़ को उस जगह पर ऑफ़र करो जहाँ पर उसकी ज़रूरत हो और उसको जो है वो आसानी से अवेलेबल हो। तो वो क्या बनता है? प्लेस यूटिलिटी मतलब आप सुपरमार्केट के शेल्फ में वहाँ पर अगर आप देख लें, ऑन अ सुपरमार्केट शेल्फ तो वहाँ पर आप रख लें नज़दीक जो उसके लिए अवेलेबल हो। अगर आप लोगों ने देखे हों तो पेप्सी का पहले पेशावर में प्लांट नहीं हुआ होता था, मतलब यहाँ पे नहीं होता था, आप लाहौर से वहाँ से आते, कराची से आते। तो अभी जो है आप कह सकते हैं तकरीबन 10-15 साल हुए होंगे या इतनी ज़्यादा से ज़्यादा कि यहाँ पर भी है आपका पेप्सी का प्लांट बन गया है। तो आप यहाँ पे क्या कर रहे हैं, कोई पेप्सी का फ़ॉर्मूला यहाँ पे इस्तेमाल होते हैं और यहाँ पे जो है पेप्सी प्रोडक्ट्स बनते हैं। तो ये क्या है कि आप प्लेस यूटिलिटी को आपने जान लिया और आपने वो चीज़ यहाँ पे ऑफ़र किया। मतलब उस लोगों को ज़रूरत थी और अगर अब वो लाहौर या कराची से आता था या किसी और गुजरानवाला से आता था, तो क्या होता था, फिर वो जो था टाइम लगता था। तो यहाँ पे जो प्लेस यूटिलिटी को देख लिया कि यार यहाँ पे इसकी ज़रूरत है, तो यहाँ पे प्लांट लगा लिया, ठीक है? अब इसी तरह हमारे पास टाइम यूटिलिटी। व्हाट डू यू मीन बाय टाइम यूटिलिटी? टाइम यूटिलिटी का मतलब ये है कि कब आपने ऑफ़र करा है। एक तो आपने कहा कि वेयर आपने ऑफ़र करना है, जहाँ कहाँ पर ऑफ़र करना है, ठीक है? अब आप आते हैं कि कहाँ पर, क्यों और किस टाइम पे ऑफ़र करना है, ठीक है? व्हेन दे आर नीडेड बाय कस्टमर्स और ये आपने देखना होगा कि कस्टमर के लिए क्या चीज़ ज़रूरत है, किस टाइम। अब अगर आप देख लें तो पेरिशेबल आइटम्स, व्हाट डू यू मीन बाय पेरिशेबल आइटम्स? मतलब आपकी जो सब्ज़ी वग़ैरह है, फ्रूट्स वग़ैरह जो है ये आपके पेरिशेबल आइटम में आते हैं। कुछ आइटम जो होते हैं वो नॉन पेरिशेबल में आते हैं, ठीक है? तो ये क्या है कि पेरिशेबल आइटम्स मतलब आपके जितने भी हैं तो वो ज़्यादा सेंसिटिविटी टू टाइम होती है, उसमें आप क्या करते हैं, अगर आप उसपे टाइम लग जाता है तो वो ख़राब हो जाता है। तो ये क्या होता है कि इसके लिए आपने फिर देखना पड़ता है कि कहाँ पर इसको किस टाइम में भिजवाना है। इस चीज़ को कितना है, अगर आप देख लें तो जितने भी हमारे टोमेटोज़ आते हैं इंडिया से, तो कभी-कभी वो ख़राब हो जाते हैं। और उसमें से तकरीबन 30 टू 40% कभी-कभी खराबी आती है, क्योंकि मैं मेरा एक दोस्त होता है वो मंडी में मुझे बताता रहता है कि यार यहाँ पे जब कोई वो आता है तो जब वो लेट हो जाते हैं तो उसमें तकरीबन 30 टू 40% जो है माल खराब हो जाता है उस ट्रक में। तो ये क्या होता है कि आप टाइम यूटिलिटी को देख के उस चीज़ को वहाँ पर ऑफ़र कर सकें और उसके लिए फिर आप इसको क्यों पढ़ते हैं इस लॉजिस्टिक को? उस लॉजिस्टिक को आप इसलिए पढ़ते हैं कि आपका माल खराब ना हो।
अब इसी पेरिशेबल आइटम्स के लिए आप क्या स्ट्रेटेजी बनाते हैं? उस ट्रक में इस तरह का एक सिस्टम बन सकता है कि आप इस चीज़ को खराब होने ना दें। तो उसके लिए आपने क्या करना पड़ेगा? कोई रिसर्च, कोई चीज़ इस तरह के टेक्निक्स जो फॉरेन कंट्रीज़ में या वेस्टर्न में जो इस अप्रोच को फॉलो करते हैं, तो उसके लिए आपको इसको देखना पड़ेगा कि किस तरह आप इस चीज़ को बचा सकते हैं। तो पेरिशेबल आइटम्स मतलब सब्ज़ी वग़ैरह तो आप किस तरह बचाएँ? अब ये एक जगह से दूसरी जगह जब जब जाता है तो हमारे जो ओल्ड ट्रेडिशनल अप्रोच है, उसमें जब आप ट्रक्स लोड करते हैं, उसमें फिर वो खराब हो जाते हैं। कभी-कभी मैं ये देखता हूँ जब ये अफ़गानिस्तान से या ये फ्रूट आता है, ये जितना भी फ्रेश फ्रूट आता है, सेब आता है, अनार आता है, तो उसमें तकरीबन 20-15% तो मैंने देखा है कि वो खराब हो जाता है। मतलब वो टाइम की वजह से और वो उसमें जो है उस तरह का एक सिस्टम नहीं है कि यार इस माल को जो है आप सही तरीके से पैक करो, उसकी लॉजिस्टिक्स सही तरीके से कर लो और उसका जो है एक अच्छे इंटीग्रेशन मॉडल के ज़रिए उसको यहाँ पे लाएँ। तो वो वही ट्रेडिशनल अप्रोच है, उसी ट्रक को लोड किया जाता है, उसमें खराब भी होते हैं और ये क्या होता है, फिर आपका वो चीज़ जो है सही तरीके से नहीं आता, उसमें खराबी ज़्यादा होती है। ठीक है। अच्छा टाइम यूटिलिटी के हवाले से आपके पास कोई मिसाल है? मैं किसी और से भी सवाल करूँगा। अच्छा जी, सलमान खान, आप बताएँ टाइम यूटिलिटी के हवाले से कोई एक मिसाल दे दें आप। जी, सलमान खान। अच्छा, ही इज़ नॉट हियर। लेट मी आस्क फ्रॉम अनदर गाय। जी, मिस मरीना, आपके पास टाइम यूटिलिटी के हवाले से कोई मिसाल है, जो आप बताएँ? यस सर, आई वाज इन द स्टील इंडस्ट्री। तो वहां पर टाइम यूटिलिटी बहुत मैटर करती थी, क्योंकि अगर आप स्टील बार्स का कंसाइनमेंट टाइम पर ना पहुंचाएं तो अक्सर वेदर की वजह से या तो स्टील बार्स खराब हो जाते थे, या फिर वो जो जिस बंदे ने उनको यूज करना होता था वो अपने उस कंस्ट्रक्शन प्रोसेस में काफी आगे जा चुका होता था। तो उधर भी एक पर्टिकुलर टाइम होता था जिसमें कस्टमर की नीड्स को देखा जाता था। अगर वो कहता था कि जी मुझे इस दिन के ऊपर स्टील बार्स चाहिए, तो आपने हुँ, उसी हुँ। दिन पे पहुंचाने हैं। इवन उसमें डे नाइट का भी होता था कि ये कंस्ट्रक्शन प्रोसेस डे में होगा या नाइट में होगा, और उन दिनों बारिशें कितनी होंगी उस पे, उन स्टील बार्स पे फिर उसी तरीके का केमिकल लगा के उनको ट्रांसपोर्ट किया जाता था। ठीक है। अच्छा आप कोई मिसाल ये प्लेस यूटिलिटी फॉर्म और पोज़ीशन के हवाले से बता सकते हैं कि कोई इस तरह के आपके प्रोडक्ट्स या आपकी मशीनरी जो आपके पोज़ीशन मतलब आप फ्यूचर में उसको इस्तेमाल करते अभी इस्तेमाल कर रहे हैं, उस तरह की कोई मिसाल आप बता सकते हैं कि इसमें फॉर्म कौन-सी यूटिलिटी, प्लेस कौन-सी थी? और इसी तरह टाइम के हवाले से तो आपने बता दिया। जी। सर आप क्वेश्चन रिपीट करेंगे, मुझे समझ नहीं आई। ठीक है, देखिए मैंने आपसे यही पूछा है कि यही जो आपने मिसाल ले दिया, अब उसके हवाले से अगर आप पोज़ीशंस यूटिलिटी के हवाले से बताएँ अपनी कंपनी जहाँ पर आपने काम किया है, इसी तरह फ़ार्म यूटिलिटी के हवाले से और प्लेस यूटिलिटी के हवाले से अगर आप बताएँ तो ये थोड़ा-सा सबको पता चल जाएगा। जी। प्लेस यूटिलिटी में तो सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर होता है आपका वेयर हाउस। जैसे फॉर एग्जांपल आपने जब अपना रॉ मटेरियल कहीं से अनलोड किया है, कोई शिपमेंट आई है, तो क्या आप उनको ओपन एयर में रखते हैं या आप उनको शेल्टर एरिया में रखते हैं। दूसरी बात ये कि अगर आपने अपना रॉ मटेरियल टाइम पे खत्म नहीं किया, इसका मतलब ये है कि जो अगली कंसाइनमेंट से रॉ मटेरियल आएगा वो भी फिर जो है वो पेंडिंग में खड़ा रहेगा और आपकी स्पेस वहां पर भी ऑक्यूपाइड रहेगी। सिमिलरली अगर आपके स्टील बार्स आपने बना बना के रख दिए हैं और आप टाइम के ऊपर उनको डिस्पैच नहीं कर रहे, इसका मतलब यह है कि आपकी फैक्ट्री अगर 24 आवर्स रनिंग फैक्ट्री और आप उसमें ब्रेक नहीं लेते, तो हुँ, फिर वहां पर भी आपको स्पेस यूटिलिटी या प्लेस यूटिलिटी में काफी इश्यूज होते हैं। अच्छा ठीक है, ठीक है, वेरी गुड। अच्छा इसी के हवाले से मैंने बताया कि फ़ार्म यूटिलिटी को जो है आप इस तरह पढ़ते हैं कि आप जो है उस बंदे को उस हिसाब से वो चीज़ दें। जिस तरह मैंने पहले ज़िक्र किया ये कोका कोला का, जब डाइट कोला के बारे में आप पढ़ते हैं तो क्या होता है कि डाइट कोला उस बंदे को चाहिए जिसको वो ज़रूरत है, तो वो ज़रूरत के हिसाब से वो चीज़ जब आप ऑफ़र करते हैं। इसी तरह अगर स्टील इंडस्ट्री में इस तरह के कुछ प्रोडक्ट्स होंगे कि जिस बंदे को जिस हिसाब से ज़रूरत होगी, मतलब आप जब प्लाज़ा बनाते हैं तो उसके लिए स्टील मतलब जो आपका सरिया जो होता है तो वो बड़ा आता है मतलब थोड़ा-सा मोटा आता है। लेकिन जब आप घर बनाते हैं तो उसके लिए थोड़ा-सा थिक मतलब इतना ज़्यादा बड़ा नहीं होता। तो क्या होता है कि आप उस फॉर्म यूटिलिटी के हिसाब से वो चीज़ जब बनाते हैं तो वो फॉर्म यूटिलिटी में आता है। इसी तरह टाइम के हवाले से मैंने बता दिया
कि किस टाइम पे वो आप उसको ऑफर कर अब जब लेट हो जाता है डिलीवरी तो क्या होता है कि आपको वो चीज़ खराब पड़ता है, मतलब पेरिशेबल में तो सबसे ज़्यादा आप जो है उसके ज़्यादा देखते हैं। व्हेयरएज़ जब आप नॉन पेरिशेबल की बात करते हैं तो उसमें फिर आप उतना नहीं देखते, ठीक है? तो वो अगर लेट भी हो जाए तो वो कोई मसला नहीं, ठीक है? अगर आप उसमें सब्ज़ी वग़ैरह या फ्रूट आइटम जो आपका खराब हो जाता है, तो उसपे क्या होता है तो आपका फिर मसला आ जाता है, ठीक है? थोड़ा-सा ब्रेक ले लेते हैं क्योंकि टाइम फिर आउट हो जाएगा। हम ब्रेक ले लेते हैं उसके बाद जो है दूसरा लिंक मैं शेयर करूँगा। तो तब तक आप जो है थोड़ा-सा मैं आप लोगों के साथ एक केस स्टडीज़ आप समझिए रिसर्च पेपर है सॉरी, इसको हम देखेंगे अभी नेक्स्ट जो हमारा लिंक होगा, थर्ड लिंक में इसको हम डिस्कस करेंगे। अभी सेकंड लिंक में थोड़ा-सा और हम डिस्कस करते हैं। तो उसमें जो है ये आप लोग थोड़ा-सा देख लें कि ये जो फूड सप्लाई चेन है, फूड सप्लाई चेन जो चाइना में था, वो किस तरह था और उसमें कौन-कौन सी चीज़ों को जो है किस चीज़ के साथ लिंक किया और कौन-सा मॉडल उन लोगों ने अपनाया। तो ये ज़रा आप लोग देख लें, उसको हम थर्ड लिंक में हम डिस्कस करेंगे, ठीक है जी? थोड़ा-सा आप लोग जो है अभी ब्रेक ले लें, उसके बाद हम मैं दूसरा लिंक शेयर